वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है। उस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर हम लेकर आएंगे आज एक नया टॉपिक जो कि है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। अब देखो, फैक्टर्स की जब बात करेंगे तो हम इससे पहले केमिकल शिफ्ट देख चुके हैं। ठीक है, केमिकल शिफ्ट क्या होती थी हम ये सारी चीज़ें देख चुके थे। रिप्रेजेंट किससे करते थे, हम इसको डेल से रिप्रेजेंट करते थे। डेल की वैल्यूज़ भी देख चुके थे, टीएमएस ये भी देख चुके थे कि टीएमएस के रेफरेंस में ये लिया जाता था, हमारा 0 से 10 के बीच में ही वैल्यूज़ लाई करती हैं। कुछ बेसिक वैल्यूज़ हमने याद करी थी, जैसे कि sp3 हो गया, कार्बन sp2 sp, बेंजीन और ये। अब वहाँ पे अगर हमें याद हो तो 2-3 मैंने वहाँ पे भी बताया था कि जो हमारा sp2 था उसके लिए जो वैल्यू थी और sp के लिए जो वैल्यू थी उसमें बहुत चेंजेस थे। sp2 के लिए वैल्यू जो थी वो 4 to 6 के लगभग थी हमारी अप्रॉक्सीमेटली जो ये वैल्यू थी। और अगर बात करोगे 2 to 3, sp के लिए जो थी वो 2 to 3 के आसपास थी। होना क्या चाहिए था कि ये वाली वैल्यू जो थी वो कम होनी चाहिए थी और sp वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब 4 to 6 ppms का मतलब sp2 वाला जो ग्रुप है वो मेरा ज़्यादा डी शील्डेड है। हमने यही बात बोली थी ना कि जब टीएमएस के ऊपर हमने ये वैल्यूज़ बनाई थी, ये वाला जो पोर्शन है विदित जो हमारा टीएमएस से कम होता है वो शील्डेड के लिए होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, और जो मेरे इधर होता है वो क्या होता है, डी शील्डेड होता है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू डेल की इंक्रीज करती जाएगी मेरा ग्रुप उतना ही ज़्यादा डी शील्डेड हो जाएगा। तो मैं पहले तो एक चीज़ ये लिख देते हैं, डेल इंक्रीजेस मीन्स डी शील्डिंग। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था, लो फील्ड डाउन फील्ड हो रहा था और डाउन फील्ड होते ही हमारा क्या हो रहा था, डी शील्डिंग हो रही थी। अगर डेल की वैल्यू कम होती है तो क्या होगा हमारा, शील्डिंग। ये दो तो हमें चीज़ याद रखनी है और उसी के बिहाफ पे हम हमारे फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे शील्डिंग और डी शील्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करोगे तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के अंदर हम बात करते हैं डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप। हमारे पास बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसे नहीं है कि हमारे पास इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो 2-3 आते हैं हमारे पास कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में अगर बात करोगी तो एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब हम इसको क्या बोलते हैं, EDG भी बोल दूं मैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इसको मैं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप्स की स्टडी हमें यहाँ पे जो है वो करनी है। ठीक है, अब देखो, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं हमारे, +R वाले हो जाएंगे, +H वाले हो जाएंगे, +I वाले हो जाएंगे, +M वाले हो जाएंगे। इधर बात करोगे तो -R, -M, -H और -I, ये वाले हमारे विड्रॉइंग हो जाएंगे। नेचर अब हमें ये पता है, इतना नहीं जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं लोग, जैसे कि OCH3 है, CH3 है, ये सारे हमारे ग्रुप कैसे हैं, NH3 है, डोनेटिंग ग्रुप है ना। और अगर विड्रॉइंग की बात करोगे तो जैसे कि हमारा OH हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, तो ये सारे क्या है हमारे विड्रॉइंग आ जाएंगे। तो मतलब इस तरीके से हमें ये तो पता है कि कौन सा विड्रॉइंग है और कौन सा क्या है। चीज़ क्या होगी कि देखो, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ऐसे केस में शील्डिंग अकर्स, क्या होगी हमारी, शील्डिंग होगी। और अगर शील्डिंग होती है तो डेल की वैल्यू डिक्रीज करती है।
अभी हमने पीछे ही ये चीज़ लिखी थी कि डेल की वैल्यू कम है इसका मतलब शील्डिंग है, डेल की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब डी शील्डिंग है। ये फिनोमिनन कैसे आया, इसके लिए प्रीवियस लेक्चर देखो केमिकल शिफ्ट का जाके, कि जहाँ पे हमने डाउनफील्ड अपफील्ड सारी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। शील्डिंग डी शील्डिंग की मैकेनिज़म्स भी हमने अच्छे से चेक की थी क्या होती है। भाई शील्डिंग हमने देखा था, डी शील्डिंग भी देखा था कि डी शील्डिंग क्या था कि हमारे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थी वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे थे, जिस वजह से हमारा डी शील्डिंग हो रहा था, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे तो हमारी शील्डिंग हो रही थी। ये हमने कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखे थे, ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में यहाँ पे तो ये डोनेट कर रहा था, मतलब OCH3 भी क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन देगा। जिस भी हमें ग्रुप के ऊपर शील्डिंग है, जिस भी प्रोटॉन के ऊपर हमें शील्डिंग डी शील्डिंग देखनी है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, डेल जो है वो मेरा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस के अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ओवर द प्रोटॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी बात करोगे, क्योंकि NMR पढ़ रहे हो तो NMR क्या है, प्रोटॉन NMR है, इसका मतलब हमें प्रोटॉन की स्टडी के ऊपर देखना है। अब प्रोटॉन की स्टडी देखोगे मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहाँ हो रही है, हमारे प्रोटॉन्स के ऊपर हो रही है। अब इसकी बात करोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होती है, हमारी डिक्रीज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, वहीं पे कौन सा इफेक्ट दिखेगा हमें, डी शील्डिंग इफेक्ट। और जैसे ही हमने डी शील्डिंग की बात करी तो डी शील्डिंग की बात करते ही डेल के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो डी शील्डिंग में हमारी डेल की वैल्यू इंक्रीज करती है और शील्डिंग के अंदर हमारी डेल की वैल्यू डिक्रीज करती है। ये हमें 2-3 पॉइंट्स हमारे ध्यान होने चाहिए और ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब हमसे क्या होता है, देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, हाँ फैक्टर तो पूछेगा ही पूछेगा, तो ये थ्योरी हम इसमें भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या कभी यहाँ पे भी कंपैरिजन आ सकता है कि हमारा प्रोटॉन दे रखा होगा एक मॉलिक्यूल के अंदर, तुम्हें पता है सिग्नल तो बहुत सारे मिलते हैं, तो हर प्रोटॉन के लिए अलग अलग जाएगा, उस प्रोटॉन में भी तुमसे वैल्यूज़ को पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ काम आएंगी, जब हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे। और मैंने स्पेक्ट्रा के टाइम पर बताया था कि अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी पीक मिलेगी, और अगर डोनेटिंग है तो इसका मतलब जो शील्डिंग आ रहा है हमारा वो यहाँ पे दिखेगी। तो इस तरीके से जब स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो ये चीज़ें हमारी वहाँ काम आती हैं कि कितना हमारा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड फैक्टर की। अब सेकंड फैक्टर की बात करें तो सेकंड फैक्टर होता है हमारा, देखो मैग्नेटिक एनआइसो ट्रोपिक इफेक्ट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट। मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, हमारा फील्ड इफेक्ट। ड्यू टू दिस, अभी हमने इनिशियली एक बात बोली थी कि जो मेरा एसिटाइलिन ग्रुप है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो थी वो 2 to 3 ppm आ रही थी, और जो मेरी एल्कीन थी उसकी वैल्यू आ रही थी 4 to 6 ppm। अब रीज़न क्या है, ठीक है, तो देखो रीज़न जानने के लिए थोड़ा सा बरकरार रहें, है ना, समझेंगे रीज़न क्या है। रीज़न ये कहता है कि देखो C ट्रिपल बॉन्ड C H और ये H, ठीक है, C डबल बॉन्ड C H H। हमें क्या देखना है, देखो पूरा का पूरा जो हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो शील्डिंग और डी शील्डिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। शील्डिंग एंड डी शील्डिंग का फिनोमिनन हम हमारे किससे लेकर आए थे, मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन से लाए थे, कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करी और उसके बाद जो है वो इंड्यूस्ड होता है हमारा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो शील्डिंग होती है, और अगर सेम डायरेक्शन में तो हमारी डी शील्डिंग हो रही थी। यहाँ पे भी बस हमें वही कॉन्सेप्ट चेक करना है। देखो क्या होता है कि मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करी है,
ठीक है। जब मैंने इसको इस डायरेक्शन में अप्लाई करी तो क्या होगा कि मेरा जो ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन से मेरी कुछ ना कुछ, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन एनएमआर पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन एनएमआर ये कहता है कि यहाँ पे मेरी कुछ ना कुछ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी। ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जब इंड्यूस्ड हुई तो वो इस डायरेक्शन में हुई, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। जो मैंने पिंक से बताया ना वो मैंने ऐसे बताया। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पे, यहाँ इसको थोड़ा और क्लियरली मैं बना दूँ, 1 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे जाओगे तो ये इस तरीके से जा रही है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हमने ये बोला था कि हमें क्या देखना है, हमारे न्यूक्लियस के पास देखना है। न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन से जो इंड्यूस्ड हो रही है तो यहाँ पे हमारा कोई न्यूक्लियस है ही नहीं है ना। प्रोटॉन के पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो कहाँ हो रही है, हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रही है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रही है तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और जब नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती है तो ऐसे ही केस को हमने शील्डिंग बोला था। क्या बोला था, शील्डिंग। और जब हमारी शील्डिंग होगी तो डेफिनेटली है कि हमारी डेल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब डेल की वैल्यू यहाँ देख सकते हो कि एसिटाइलिन मॉलिक्यूल के लिए कितनी आई है, 2 से 3 ppm आई है। रीज़न क्या था, रीज़न यही था कि जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करी है उसमें जो ये एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है ना, इसके न्यूक्लियस के पास जो प्रोटॉन है उससे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हमारी गई है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर गई है। तो जब न्यूक्लियस से वो चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो रही है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। जबकि होना यूँ चाहिए था कि जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन देखो एक जगह सेम आ रही है, लेकिन सेम कहाँ देखोगे, प्रोटॉन के आसपास, क्योंकि पढ़ना क्या है, प्रोटॉन एनएमआर पढ़नी है। और जब प्रोटॉन एनएमआर पढ़ना है तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हमारी हो रही है तो वो जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो रही है वो प्रोटॉन के आसपास का नेचर कैसा है। इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से जो मेरी H0 है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो रही है, इसीलिए। और इस फिनोमिनन को शील्डिंग कहते हैं। ये हम पढ़ के आए हैं हमारे शील्डिंग एंड डी शील्डिंग के फैक्टर्स में। ठीक है, फिनोमिनन में, सॉरी फैक्टर्स नहीं, फिनोमिनन। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं कि मैम ठीक है ये तो था हमारा, अब इसकी वैल्यू 4 to 6 ppm कैसे आई, ये हमारा डी शील्डेड कैसे हुआ। ठीक है, तो डी शील्डेड का केस देखो क्या होगा, वही है, प्रोटॉन पकड़ो, यहाँ से यहाँ इंड्यूस्ड होगा सेंटर, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ है ना, इसका न्यूक्लियस यहाँ था। अब ये देखो यहाँ पे तो जनरेशन जो है वो न्यूक्लियस का यहाँ हो रहा है, मेरा न्यूक्लियस यहाँ है, बट प्रोटॉन से जो जनरेट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। लो यहाँ से भी ये गया और ये यहाँ से मेरा ये गया। ठीक है, मैंने क्या बात करी, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है मेरी। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हुई है वहाँ पे ये देखो क्या होगा, ये इधर इंड्यूस्ड हुई है, इधर इंड्यूस्ड हुई है, इधर इंड्यूस्ड हुई है, ये रही। ठीक है, इधर जाते जाते ये अपर डायरेक्शन में चल गई नहीं गई। अब मुझे ये बताओ कि जो ये मेरा प्रोटॉन था वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है या बाहर वाले एरिया के पास ज़्यादा पास है, तो ये वाला जो प्रोटॉन है ये आउटर एरिया के पास ज़्यादा है। और आउटर एरिया के पास जब तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो वो किस डायरेक्शन में जा रही है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। और जब ये चीज़ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब ये दोनों की दोनों क्या कर रही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रही है। और जब नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है, डी शील्डिंग होती है। और जब डी शील्डिंग होगी तो डेल की वैल्यू इंक्रीज करती है।
और जैसे ही डेल की वैल्यू इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे तो वैल्यू 4 to 6 ppm आई है। इसी वजह से एसिटाइलिन और एल्कीन के अंदर, मतलब एल्कीन और एल्काइन के अंदर, एल्काइन की वैल्यू हमारी कम होती है क्योंकि उसका जो प्रोटॉन होता है वो शील्डेड होता है, जबकि एल्कीन के अंदर उसका प्रोटॉन डी शील्डेड नेचर का होता है। इसी वजह से जो हमारी डेल की वैल्यू है वहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आती है और यहाँ पे हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर आती है। अब तुम बोलोगे मैम हम कैसे चेक करें, इनको चेक करना ज़रूरी है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये तो चलो हमने बता दिया, हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि आउटर एरिया में ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस हमारा यहाँ है, उस न्यूक्लियस से लेते हुए ना एक कोन ड्रॉ करो। अगर उस कोन से प्रोटॉन बाहर की तरफ आ रहे हैं सपोज, तो हमारा वो एरिया क्या हो जाएगा, डी शील्डेड एरिया हो जाएगा। और डी शील्डेड हो गया, इसका मतलब प्रोटॉन की वैल्यू वहाँ पे जो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो ज़्यादा आ जाएगी। जैसे ही ज़्यादा ये स्पेक्ट्रा में ड्रॉ कर दो उसको, है ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट था समझने के लिए कि हमारा मैग्नेटिक एंड आइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है और हमारा फील्ड इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो केवल इतना ध्यान रखना है कि इस तरीके से अगर इंड्यूस्ड करोगे तो देखो ये एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है और ये न्यूक्लियस के पास है, तो कहीं ना कहीं दो कोन बनाते जाओ यहाँ पे, अभी बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमारा प्रोटॉन है ना, उसके पास से जो एरिया कवर कर रहा है उसके अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जा रही है। जहाँ पे ये प्रोटॉन है, भाई एसिटाइलिन का प्रोटॉन यहाँ पर है, इसका अब तुम बोलोगे मैम आपने इसको ऐसे क्यों ड्रॉ नहीं करा, कर लो, ऐसे भी ड्रॉ कर लो, ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से पे प्रोटॉन तो यहाँ है ना, वहाँ प्रोटॉन यहाँ था, तो इंडक्शन ऐसे हो रहा था, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे हमने घुमा दी, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये वाला जो H है वो आउटर एरिया के पास ज़्यादा है, इस वजह से वो डी शील्डेड हो रहा है। अब हम इसको चेक करें तो देखो हमें सिर्फ इतना चेक करना है, C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, C डबल बॉन्ड H H H और H, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से लो, ये लो, यहाँ पे एक कोन बनाया तुमने, यहाँ एक कोन बनाया, ठीक है। जब जैसे ही तुमने ये कोन बनाया है ना, अब इस कोन में देखो अगर हमारे प्रोटॉन्स विद इन द कोन आ रहे हैं, प्रोटॉन्स backboard not working properly, protons within the cone, then वो क्या हो जाएंगे हमारे शील्डेड, और शील्डेड नेचर में हम जानते हैं डेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे ड्रॉ करो कौन, ये इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से, न्यूक्लियस से निकालना है तुम्हें। तो जब तुम न्यूक्लियस से निकालोगे तो देखो ये सारे के चारों जो भी प्रोटॉन है वो क्या है, आउटर एरिया में, आउटसाइड द कोन डी शील्डेड, और डी शील्डेड प्रोटॉन्स के लिए डेल की वैल्यू क्या आती है, इंक्रीजेज आती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हम इफेक्ट को ध्यान रख सकते हैं। तो हमने दो फैक्टर्स पढ़ लिए अभी तक, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। मैं पहले भी लेक्चर्स में भी यही बात करती थी कि जब आएंगे फैक्टर्स के ऊपर तो हम वहाँ पे बात करेंगे कि क्यों हमारा डी शील्डेड है। वहाँ पे मैं स्पेक्ट्रा अपने हिसाब से बनाती थी, अब तुम्हें भी आना चाहिए कि स्पेक्ट्रा किस बिहाफ पे जाएगा, कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कैसे हमें जाना है, ठीक है। ये हो गए हमारे दो फैक्टर्स की बात। तीसरा फैक्टर्स अगर हम बात करें तो तीसरा फैक्टर जो आता है वो आता है हमारा रिंग करंट, ठीक है। अब रिंग करंट क्या कहता है, रिंग करंट का अगर बात करें तो रिंग करंट जो है वो हम डी शील्डिंग में अच्छे से पढ़कर आए हैं। रिंग करंट का जो इफेक्ट है वो बेसिकली देखोगे तुम बेंजीन के अंदर। अब अगर तुम्हें याद हो ना तो मैंने बेंजीन की वैल्यू तुम्हें 6 से शायद 9 के आसपास लिखवाई थी, या 7 से 9 हो सकती है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना,
या चलो मैं ही देख लेती हूँ कितनी लिखवाई थी मैंने, 8 से 9, ठीक है। तो लो हम इसको लिख लेते हैं 8 से 9। आठ से 9। और मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि जब मैंने ये वैल्यू लिखवाई थी कि ये बहुत ज़्यादा डी शील्डेड है, ठीक है। अब डी शील्डेड का रीज़न वही जाता है कि जब हमने इस तरीके से बेंजीन बनाई थी तो हमने बोला था इसके ये प्रोटॉन्स है। बेंजीन का न्यूक्लियस कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा लाई कर रहा था, है ना, और हमने यहाँ से जो था हमने कुछ इस तरीके से हमारे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। जब हमने इंड्यूस्ड निकाली थी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रखी थी, इस डायरेक्शन में रखी थी। हमने यही चीज़ बोली थी कि अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर इंड्यूस हो रही है, ठीक है, तो जहाँ पे भी है तो प्रोटॉन्स देखो मेरे बाहर की साइड आ रहे हैं, प्रोटॉन्स कहाँ हैं, बाहर है। अब जैसे ही हमारे प्रोटॉन्स है तो ये जो ये वाले प्रोटॉन्स है ये क्या है हमारे हाईली डी शील्डेड, क्यों, क्योंकि इनके पास देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग है, ये और ये जो है अलोंग द डायरेक्शन है, अलोंग द डायरेक्शन मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, और अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड तो डी शील्डिंग, और अगर डी शील्डिंग तो डेल इंक्रीजेस। अब डेल इतना ज़्यादा क्यों इंक्रीज हुआ भाई, क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं। 6 प्रोटॉन्स का इफेक्ट जो है वो एनहेंस करता है और इसी वजह से हमें हाईएस्ट जो मॉलिक्यूल मिलता है वो 8 to 9 ppm के आसपास हमें मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी चेक, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इसका जो प्रोटॉन है वो कैसा होगा, हाईली डी शील्डेड प्रोटॉन कहलाता है, हाईली डी शील्डेड प्रोटॉन कहलाता है। तो यही हमारा रिंग करंट है, और रिंग करंट का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो हम वहीं से ले सकते हैं हमारे किसके, शील्डिंग वाले पोर्शन से। देखो थ्योरी में कुछ नहीं है, थ्योरी में इतना ही कहना है कि व्हेन वी अप्लाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन व्हेन वी अप्लाइड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए compound, then it induces some local magnetic field which is in the direction of the magnetic field, then जो होगा हमारा डी शील्डिंग, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो शील्डिंग। अब उसमें इतना लिख सकते हो कि हाँ विद इन द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के पास वाला एरिया जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और प्रोटॉन के पास में है तो डेफिनेटली वो प्रोटॉन मेरा शील्डेड होएगा, और अगर वो एरिया से दूर है, प्रोटॉन दूर है और इंडक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब मेरा वो डी शील्डेड प्रोटॉन होएगा। तो रिंग करंट इफेक्ट मुझे जो है वो इतनी सी थ्योरी और रामायण जो है वो गाता है कि इतना ही है। दूसरा इसको समझने का एक और तरीका है, अभी हमने एक कोन वाली बात बोली थी कि अगर विद इन द कोन है तो देखो बेंजीन बनाओ, बेंजीन का न्यूक्लियस यहाँ लाया होता है, बना लो यहाँ से कोन। अब देखो इसके जो ये वाले प्रोटॉन्स है ये क्या कर रहे हैं, लाइन ही कर रहे, आउटसाइड दी कोन है ना, तो आउटसाइड दी कोन जैसे ही आओगे अगर आउटसाइड दी कोन आ रहे हैं तो आउटसाइड दी कोन क्या हो जाएंगे, डी शील्डेड, ठीक है। तो ये था हमारा रिंग करंट इफेक्ट। अब एक और इफेक्ट या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक जो चीज़ आती है वो आती है हमारे एन्युलिन के अंदर, ठीक है। अब एन्युलिन के अंदर हम सिर्फ इतना देखते हैं, देखो एन्युलिन क्या होती है हमारी, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये एच एच, ठीक है, और ये इस तरीके से रेजोनेटिंग, ठीक है।
इस तरीके से ये कुछ होता है। तो अब रेजोनेंस है तो यहाँ पे देखो ये H है, 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 ये H है और ये H है और ये H है। ये हमारी एन्युलीन कहलाती है। अब एन्युलीन के अंदर क्या करेंगे हम, हमारे जो देखो ये वाले जो हाइड्रोजन हैं, ये H है, ये H है, ये H और ये H। तो ये जो 4 हाइड्रोजन हैं, ये 4 हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं हमारे, कहाँ पे लाई कर रहे हैं हमारे पेरीफेरी के अंदर, पेरीफेरी। ठीक है, तो इनसाइड अगर पेरीफेरी के अंदर है तो पेरीफेरी के अंदर वालों को क्या बोलोगे, प्रोटॉन्स को शील्डेड। जैसे कोन वाला कॉन्सेप्ट था, कोन के बाहर जो थे वो कैसे थे, डी शील्डेड, कोन के अंदर कैसे थे, शील्डेड। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि जो अंदर वाले पेरीफेरी के अंदर वाले प्रोटॉन्स है वो कैसे हो जाएंगे मेरे, शील्डेड। और जो इस पेरीफेरी के बाहर है, आउटसाइड द पेरीफेरी, आउटसाइड द पेरीफेरी, वो कैसे हो जाएंगे हमारे, डी शील्डेड। ठीक है, तो बस ये 2-3 कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एन्युलीन का स्ट्रक्चर आता है तो जो उसके एन्युलीन के अंदर वाले प्रोटॉन्स है वो तो कैसे बताओगे, शील्डेड नेचर के बताओगे, और जो बाहर वाले प्रोटॉन्स है वो हमारे कैसे हो जाएंगे, डी शील्डेड हो जाएंगे। अब देखो कितने कार्बन की बनाई है तुमने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसको बोलते हैं हम 14 एन्युलीन। क्या बोलेंगे हम इसको, 14 एन्युलीन। मतलब 14 कार्बन की जो चेन आ रही है उसको हमने इस तरीके से 14 एन्युलीन बोला। अब 14 एन्युलीन के अंदर हम ये बात करते हैं कि एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक का कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक के लिए अगर कॉन्सेप्ट आओगे तो क्या आएगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ऑड कार्बन है, अगर हमारे पास ऑड कार्बन आ रहे हैं तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन लगाओगे तो एरोमेटिक होएगा। और अगर इवन लगाते हैं, इवन के अंदर क्या होगा, इवन कार्बन 4n पाई इलेक्ट्रॉन हमें एंटी एरोमेटिक मिलेगा। ठीक है, तो अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हमें इस तरीके से यहाँ पे दिखेंगे कि हमारा जो है वो एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है। तो ऑड कार्बन की अगर तुम्हारे पास आ रही है, अब जैसे मैंने इवन कार्बन यहाँ पे लिया 14 होता है, 14 के लिए अगर तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन और एंटी एरोमेटिक का कंडीशन यहाँ पे हम बताएंगे। लेकिन जो है हम इस तरीके से और ये बता सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो एरोमेटिक है, तो 14 एल्यूलीन वाला जो आएगा वो हमारा एरोमेटिक कंडीशन में आता है क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 16 में पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, हमारा एरोमेटिक कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि इवन होगा तो हमारा एंटी एरोमेटिक है और ऑड कार्बन का होगा तो हमारा एरोमेटिक की कंडीशन आएगी। चौथा फैक्टर एन्युलीन का ये होता है। अब एन्युलीन में देखो ये तो चीज़ें हमारी क्या होती है कि हम हक्कल रूल पढ़ लेते हैं, है ना। जब हम हक्कल रूल की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो वहाँ पे हमारी ये चीज़ पढ़ी जाती है। बात करें हमारे इस वाले एन्युलीन के कॉन्सेप्ट की, तो इसमें सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो पेरीफेरी के इनसाइड वाले प्रोटॉन्स है वो कैसे रहेंगे, हमारे शील्डेड रहेंगे। बाहर वाले जो प्रोटॉन्स है वो कैसे रहेंगे, हमारे डी शील्डेड नेचर के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की ओर। नेक्स्ट फैक्टर जो होता है वो होता है हमारा 5th, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम क्या है, देखो अगर बात करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि हमारा कोई भी हाइड्रोजन होता है उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव और देन हाइड्रोजन, और फिर क्या होता है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर H ले आते हैं। इस तरीके से हमारा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच टू द हाइड्रोजन एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो रिपीट होता जाता है और हमारा इंट्रैक्शन होता जाता है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो ये कैसा होता है हमारा, वीक इंट्रैक्शन। जब हमारा ये वीक इंट्रैक्शन है, और वीक इंट्रैक्शन किसके साथ होता है, अटैच्ड टू
इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप किससे अटैचमेंट होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। और इसके अंदर भी अगर हाइड्रोजन की बात करते हो तो FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीन की बात होती है। और जब ये तीन जो है वो इंट्रैक्शन करते हैं अपने हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये मेरा X है, X क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, और इसके साथ कुछ ना कुछ H जो है वो अटैच होएगा। तो इस H के ऊपर इफेक्ट आएगा, क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन है, और जब ये मेरा प्रोटॉन है तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ इफेक्ट इसके ऊपर डालेगा ना भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ठीक है हो रही है कि मैं यहाँ पे और ले आऊँगी, X होगा मेरा, फिर H आ जाएगा, ठीक है, फिर X लाओगे, फिर X से H आ जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी अगर 2-3 मॉलिक्यूल उसके पास आसपास आ जाएंगे। तो अब मुझे इस वाले प्रोटॉन के ऊपर अपना इफेक्ट चेक करना है, इस वाले प्रोटॉन को चेक करना है कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट होएगा, इसके ऊपर जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी। तो ऐसे केस के अंदर जब हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और हमें ऐसे प्रोटॉन का चेक करना है, तो ऐसे केस के अंदर मैं बताऊं कि क्या होगा कि देखो, अब कुछ बच्चों को तो समझ में भी आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बोल दिया, और पहला ही फैक्टर एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कौन आता है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होंगे, क्योंकि उन्हीं की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, खींचने की। तो यहाँ पे अगर ऐसा ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोटॉन कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कौन सा आएगा? शील्डिंग, सॉरी, डी शील्डिंग। डी शील्डिंग। और अगर डी शील्डिंग इफेक्ट आता है तो इसका मतलब डेल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम बात करें तो हमारी डेल की वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज, सॉरी, हाईली इंक्रीज करेगी, ठीक है, इंक्रीज। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल में हमें देखने को मिल रही है तो उसकी डेल की वैल्यू क्या बताओगे? ग्रेटर बताओगे एज कंपेयर टू किसी दूसरे के साथ। आगे बात समझ में। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में भी हो सकती है, चलो एग्जाम्पल भी करवा देते हैं साथ ही साथ, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होगा? देखो, अब यहाँ पे किसी तरीके का मेरा कोई इंट्रैक्शन नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये देखो, यहाँ पे जो है वो मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और जैसे हाइड्रोजन, इसका मतलब इसके लिए जो डेल की वैल्यू होगी, क्योंकि हमने क्या बोला है, प्रोटॉन एनएमआर पढ़ना हमें, तो हाइड्रोजन की स्टडी करनी है, इसके लिए जो होगी वो डेल की वैल्यू इंक्रीज करेगी और इसके लिए मेरी डेल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? शील्डेड, और ये कैसा हो जाएगा? डी शील्डेड। तो जब कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो डेल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। दूसरा वीक इंट्रैक्शन है, तो कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि वीक इंट्रैक्शन है तो सारी जगह से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उसको खींचने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के केस में डी शील्डिंग होगी, और डी शील्डिंग के केस के अंदर डेल की वैल्यू जो है वो मेरी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इससे पहले थोड़ा आगे बढ़े, हम एक काम करते हैं, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना चीज़ों का, ठीक है। सबसे पहले तो इसका ले लो, फिर इसका, देन इसका, ठीक है।
यहाँ तक हमने 5-6 फैक्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं। छठे फैक्टर के ऊपर हम चलते हैं, हमारा आता है रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस के केस के अंदर ना हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा शील्डिंग हो रहा है या हमारा डी शील्डिंग हो रहा है। वहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को समझ के हम बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस क्या चीज़ कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसको समझेंगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। CH3 CH2 COH, ये मेरा कुछ मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो जिसको मैंने यहाँ पे लिया है, कंसीडर किया है, ठीक है, ओके। एक और चीज़ चलो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखें CH CH, ठीक है, ये H है, ये H है, A B C, तीन मेरे पास डिफरेंट जो है वो मेरे पास प्रोटॉन्स है। अब ये तो पता है ना क्यों डिफरेंट है, यहाँ पे ये CH3 था, यहाँ पे ये CH2 है, डेफिनेटली एल्डिहाइड का जो प्रोटोन अलग ही है हमारे पास, तो तीन हमारे पास प्रोटोन आ गए। अब रेजोनेंस, हाँ सॉरी यहाँ पे ये एक मिनट रेजोनेंस दिखाना था ना हमें, क्या लिख रही हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड है ना। अब यहाँ पे एक मेरे पास ये वाला है सिग्नल, एक मेरे पास B ये सिग्नल और एक मेरे पास C, तीन सिग्नल मेरे पास हैं। इसका मतलब तीन सिग्नल है तो तीन ही मेरी डेल की वैल्यूज होंगी, कहीं ना कहीं होंगी या नहीं होंगी, होंगी। तो इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस में हमें क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस में अब देखो हम करके देखेंगे कि किस तरीके से मुझे ये बोलना है कि मुझे ये तीन डेल की वैल्यूज मेरे पास आएंगी, मेरे पास डेल A है, डेल B है और डेल C है। इन तीनों को ना अरेंज करना है, इन तीनों को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। अब कैसे अरेंज करेंगे, देखो सबसे पहले ये बात करूँ कि H जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के पास अटैच्ड है, HC ये वाला जो है ये इस कार्बोनिल ग्रुप के पास अटैच्ड है। HC जब कार्बोनिल ग्रुप के पास अटैच है तो हमें ये पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ये है, ये वाला कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ रहा है तो HC का डेल जो होगा वो इंक्रीज करेगा, डेल C जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाईली डीशील्डेड। तो मुझे एक बात तो समझ आ गई कि सबसे पहले तो मेरा डेल C आएगा, कुछ भी कर लो, क्यों, क्योंकि ये तो क्या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के पास जुड़ा हुआ है। अब बात करें इस वाले H की और इस वाले H की, दो प्रोटॉन्स और है। अब तुम बोलोगे मैम ये वाला भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन इधर तो देखो बगल में क्या जा रहा है, रेजोनेंस जा रहा है। और जब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो ये क्या काम कर रहा है, देखो ये वाला ग्रुप है, ये इसको क्या दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। भाई रेजोनेंस जब करेगा तो ये कहीं ना कहीं इसी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको देगा, ठीक है, Hb प्रोटॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, होगा नहीं होगा। भाई यहाँ पे अगर जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा, इसका इंक्रीमेंट तो हो गया, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अब हमें ये पता है मैम कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो क्या केस आता है, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब मेरा ग्रुप जो है वो क्या है, शील्डेड हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है तो इसका मतलब मेरा जो ग्रुप है वो डी शील्डेड हो जाता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा डी शील्ड तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसके पास तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था, यहाँ तो ये दे रहा है, किसी को दे रहा है, इसीलिए डेफिशिएंट हो रहा है। वरना तो अगर CH3 की बात करोगे तो ये तो वैसे ही मेरा क्या था, शील्डेड था 0.9, लेकिन और दे रहा है, इस वजह से थोड़ा डी शील्डेड नेचर का हुआ है। इसी वजह से हमने ये बोला है कि हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक करना होगा, कभी भी आंख बंद करके डी शील्डिंग और शील्डिंग इस यहाँ पे मत चेक कर लेना कि डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, उसमें हर फैक्टर्स एट दैट टाइम लग रहे होंगे। जैसे इसमें अगर तुम बोलते तो मैम ये वाला शील्डेड आता, ये भी शील्डेड है, ये वाला मेरा डी शील्डेड है, लेकिन कंपैरिजन भी तो करना है।
कंपैरिजन के लिए क्या करोगे कि ये तो हमें पता है कि ये तो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव से डायरेक्टली अटैच्ड है और डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये डी शील्डेड है। लेकिन अगर ये वाला यहाँ पे है, ये वाला जो ए वाला जो मेरा प्रोटॉन है वो क्या कर रहा है, बी वाले प्रोटॉन को कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के बिहाव पे दे रहा है, और रेजोनेंस से क्या हो रहा है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है स्पीशीज, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है यहाँ पे क्या हो रही है, शील्डेड हो रहा है, और ये मेरा डी शील्डेड हो रहा है। अब ऑर्डर लगा लो, तो ऑर्डर क्या बोलेगा, डेल सी हो गया, देन मेरा डेल ए हो गया, और देन उसके बाद मेरा डेल बी हो गया, क्योंकि डी शील्डेड होते ही डेल की वैल्यू क्या करेगी, इसकी इंक्रीज करेगी, और शील्डेड होते ही डेल की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जो मेरा ऑर्डर जाएगा वो इस तरीके से मेरा जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से मेरा ये यहाँ पे ऑर्डर बनेगा। तो जो ऑर्डर जाएगा वो क्या जाएगा, सी, ए और बी। इस तरीके से हमें ये कॉन्सेप्ट चेक करने हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर फैक्टर्स अफेक्टिंग के ऊपर। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही साथ ध्यान रखना, हर कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई नहीं करते हैं हम। ठीक है, जहाँ पे जो लग रहा है केवल वही अप्लाई करना है। मैंने ये बोला कि डोनेटिंग और विड्रॉइंग के ऊपर चेक करोगे तो ऐसा नहीं है। हमें कंपैरिजन जब करना होगा तो डेफिनेटली ये दोनों ग्रुप मेरे शील्डेड है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप शील्डेड है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये तो डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पे ये कार्बन भी तो इसके पास, तो ये वाला प्रोटॉन कहीं ना कहीं शील्ड ही हो रहा है। लेकिन उसके अंदर भी चेक करोगे कि कौन सा ज़्यादा शील्डेड है, कौन सा ज़्यादा डी शील्डेड है, और उसके लिए ये वैल्यूज़ है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ डी शील्डिंग ग्रुप्स के बारे में भी बात करेंगे, और जिससे हम डेल की वैल्यूज़ को भी निकालना सीखेंगे। अब देखो, डेल की वैल्यू है ना, थोड़ी बहुत तो हमें याद हो गई। अभी हमने ये बोला कि हमारे sp3 के लिए 0.9 होती है, sp2 के लिए मेरा 4 से 6 के ppm के बीच में होता है। क्यों होता है, रीज़न समझ लिया आज। एल्काइन की वैल्यू मेरी 2 to 3 ppm के बीच में होती है। बेंजाइलिक की जो होती है वो 8 to 9 ppm के आसपास होती है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। 2 डिग्री हुआ तो 1.3 के आसपास होती है, 3 डिग्री हुआ तो कुछ 2.3 या 1.7 के आसपास, जो भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें ये वैल्यूज़ तो याद रखनी पड़ेंगी जो है। उसके बाद हम डी शील्डिंग ग्रुप्स को देखेंगे। मैं वहाँ पे एक चार्ट बनवाऊंगी पूरा, उस चार्ट के बिहाफ पे हमें वो वैल्यूज़ निकालनी भी आनी चाहिए कि डेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी हमने क्या बोला कि अभी हमने केवल इसको अरेंज किया कि डेल सी, डेल ए, डेल बी ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है। या अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को भी निकालना सीखेंगे कि कितनी वैल्यूज़ आएंगी। उस वैल्यूज़ के बिहाफ पे हमारा स्पेक्ट्रा गिवन होता है, उस स्पेक्ट्रा को भी फिर हम निकालना सीखेंगे, और उस स्पेक्ट्रा से इल्यूसिडेशन भी करेंगे कि कैसे हम इल्यूसिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर फैक्टर्स अफेक्टिंग, और इसके बाद जो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मूव ऑन करेंगे। थैंक यू।